सुप्रभात। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। और जिस तरीके से नमस्कार एमपी कार्यक्रम के ज़रिए हम ऐसे विषयों को आपसे साझा करते हैं, ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जिसके ज़रिए आप तक हम महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा पाएँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से आप जो है जागरूक होकर पर्यावरण संरक्षण समेत जो अन्य काम हैं भारत को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। और आज भी एक ऐसे ही विषय के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके बीच, लेकिन सबसे पहले सुबह की शुरुआत करेंगे आज की तिथि के साथ। और आज की तिथि की बात करें तो विक्रम संवत 2080 मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और दिनांक है 20 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार। तो ये आज की तिथि की हमने बात की। मार्गशीर्ष माह चल रहा है और यहाँ पर दर्शकों आपको अपना सावधानी भी रखनी ज़रूरी होगी, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सर्दियों का मौसम है और माना ये जा रहा है कि जैसे ही नए साल का आगाज़ होगा उसके बाद यहाँ पर बारिश होने की संभावना भी मध्य प्रदेश में जाहिर की गई है मौसम विभाग द्वारा। तो थोड़ा बच के रहना है, लेकिन सर्दियों का मौसम हेल्थी मौसम भी रहता है, इसमें आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, तो आपको यहाँ पर अपनी देखभाल भी करना है और बेहतर अच्छा खान पान भी खाना है। तो आज हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का इतिहास क्या कुछ कहता है, आज की दिनांक पर क्या कुछ खास है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1844 में व्योमेश चंद्र बनर्जी का आज जन्मदिन है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1970 की अगर हम बात करें तो रामानंद सागर का जन्मदिन है। वो प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक तथा ख्याति प्राप्त धारावाहिक रामायण के निर्माता थे, उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके अलावा 1942 की अगर हम बात करें तो राजेश खन्ना, उनका आज जो है जन्मदिन है। भारतीय बॉलीवुड सुपरस्टार थे वे और कई फिल्मों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा 1972 की बात करें तो भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दिन है आज। कलकत्ता में आज से जो है मेट्रो का रेल का जो काम है उसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 1977 की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव बम्बई, जो अब मुंबई हो गया है, वो यहाँ पर खोला गया था। 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज़ाद भारत के संसदीय चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी जीत आज ही के दिन दर्ज की थी। तब पार्टी को लोकसभा की 508 में से 401 सीटों पर जीत मिली थी। तो ये बात हुई आज के इतिहास की। और जिस तरीके से कार्यक्रम में हम शुभ विचार के साथ अपने कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं, तो आज का शुभ विचार क्या कुछ कहता है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और शुभ विचार की बात करें तो अपना जन्मदिन याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखो कि आपका जन्म क्यों, किस लिए और किसके लिए हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आपको अपने जन्म होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आपका जन्म हुआ है, लेकिन किस मकसद के लिए हुआ है, किस लक्ष्य के लिए हुआ है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको लगातार लगे रहना चाहिए। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश लघु वनोपज से आदिवासियों का जीवन उपार्जन चल रहा है, उस पर बात हम करेंगे और साथ में कविताओं की बात भी होगी। तो ये आज हमारा विषय रहने वाला है। और सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो हमारा कार्यक्रम है ये टेलीफोन के ज़रिए आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। तो टेलीफोन नंबर्स टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखाए जा रहे हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। मैं भी आपको बता रहा हूँ, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा एक लैंडलाइन नंबर भी है, नोट कीजिएगा 0755, ये भोपाल का कोड है। और उसके बाद नंबर नोट करिएगा 2660049, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इन दोनों नंबरों पर आप संपर्क करके सीधे हमारे जो गेस्ट हैं उनसे जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं वन विभाग मध्य प्रदेश शासन के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ साथ मेरे साथ मनोज जैन मधुर जी हैं, ख्याति प्राप्त कवि हैं। सर बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर दिलीप कुमार जी से ही। दिलीप जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर वनों के संरक्षण की बात लंबे समय से चल रही है, लेकिन वन वो है जो प्रकृति को सजाता भी है, सजोता भी है और लोगों को काफ़ी कुछ देता भी है। तो सबसे पहले, क्योंकि बात वनोपज की होगी तो बिना वन के नहीं हो सकती, तो सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें
तो वनों के घनत्व के तौर पे देखा जाए तो किस तरीके से वनों के संरक्षण के लिए, क्योंकि वनोपज के अलावा आप लोग वनों के संरक्षण के लिए भी काम करते हैं? जैसा हम सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश वन आवरण की दृष्टि से काफ़ी बड़ा प्रदेश है जी। और यहाँ पे भारतीय वन सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट 2021 के हिसाब से करीब 94,689 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो कि प्रदेश का 30% से अधिक वन क्षेत्र है। और यही नहीं, ये है पूरे देश का करीब 12.5% वन क्षेत्र यहाँ पे मिलता है जी। जब हम वनों की बात करते हैं तो वहाँ पे पाए जाने वाले वन्य प्राणियों की बात करते हैं। उस लिहाज से भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश काफ़ी क्षेत्रों में अव्वल है। यहाँ पे हम टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, चीता प्रदेश भी कहते हैं, घड़ियाल प्रदेश भी कहते हैं, यहाँ पे तेंदुआ प्रदेश भी कहते हैं और भेड़िया प्रदेश। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदेश है और यहाँ पे जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पे करीब 2000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जी। और इनमें से ज़्यादातर प्रजातियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो जंगल में या जंगल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक आजीविका प्रदान करते हैं जी। और ख़ास बात है मध्य प्रदेश में यहाँ पे देखा जाए कुल आबादी का जी जी 21% लगभग जी जी यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं जी। और देखा जाए कि अगर हम प्राचीन काल से देखें तो आदिवासियों का जंगल से एक चोली दामन का साथ रहा है, सीधा जुड़ा हुआ है। पहले लगभग 100% वनों पर भी निर्भर करते थे जी। आजकल समय के साथ बदलाव के साथ साथ फिर भी काफ़ी कुछ खेती और वह सब करने लगे हैं जी। लेकिन देखा जाए वनों में जो लघु वनोपज जो पाई जाती है जी। उसका उनका आजीविका से काफ़ी कुछ हिस्सा वनों से प्राप्त करते हैं जी। और उस लिहाज से भी मध्य प्रदेश में बहुत सारी लघु वनोपज, आप तुम चाहे हर्रा हो, चाहे आंवला हो, चाहे भावड़ा हो, चाहे गिलोय हो, चाहे केवाच बीज हो, अश्वगंधा, ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जी जी जिनका वो किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं और पोषण की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से जी, और जो एक खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से और जो एक आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अगर हमको सही तरीके से जी दोहन करें, उनका सही तरीके से उपयोग करें जी, तो आजीविका के साथ साथ एक रोजगार का साधन भी है। आपने सुना होगा और प्रदेश में इस संबंध में बहुत सारी पहल भी की जा रही हैं कि लोग उसका सही दोहन कैसे करें, जिसको हम सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग कहते हैं या यूँ कहिए कि विनाशहीन विदोहन कहते हैं, उसमें ताकि आने वाली पीढ़ी उसको काफ़ी समय तक उसका उपयोग कर सके। जी जी। इस पे भी हम लोग जोर देते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो लघु वनोपज मिलती है जी, उसका एक हार्वेस्टिंग का समय क्या होता है, काटने का, उसका हार्वेस्ट करने का या निकालने का क्या समय होता है, इस तरीके से उसको हार्वेस्ट करें ताकि उसमें कोई नुकसान ना हो जी, उसका पौधा जो है आने वाले समय में उसका बना रहे। तो वो लोग हम लोग उनको बताते हैं और एक तौर उनका एक जो पारंपरिक ज्ञान होता है, पारंपरिक ज्ञान से हम मना नहीं कर सकते हैं, उनका पारंपरिक ज्ञान एक अपना सिद्धहस्त है, अच्छा उनका भी ज्ञान है जी जी। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि जो भी उपलब्ध है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लें। निश्चित रूप से सर। तो इस पे हम लोग या वन विभाग का यूँ कहिए कि उसमें एक रोल रहता है कि हम लोग बताते भी हैं और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ बना हुआ है। इसका दायित्व यही है कि जो प्रदेश में हमारी जो लघु वनोपज पाई जाती है उसका सही दोहन हो और लोगों को सही उसका मूल मिल सके। साथ ही साथ प्रदेश में आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें पहले सरकार का थोड़ा बहुत रेगुलेशन रहता था, नियंत्रण रहता था, अब वो धीरे धीरे हम खत्म करते जा रहे हैं। केवल तेंदुपत्ता को छोड़ करके जिसपे थोड़ा एक है, एक यूँ कहिए कि एजेंट के रूप में मध्य प्रदेश काम करता है, लेकिन जो भी उससे आमदनी होती है वो हम उनको वापस कर देते हैं। निश्चित रूप से सर। डॉक्टर प्रदीप साहू जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर। मैं डॉक्टर दिलीप प्रधान जी से ये पूछना चाहता हूँ जी कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट है
उनमें कौन कौन से ऐसे ट्रीज हैं जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जो डोमिनेट करते हैं। ट्रीज है ना, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो कौन कौन से वृक्ष हैं जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, और पहले कौन से वृक्ष पाए जाते थे आज से कई साल पहले, और कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, अब नहीं पाई जाती हैं, बताइए प्लीज, है ना। हाँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश जो मुख्य रूप से जो हमारे जो वन हैं, एक तो सागौन हम वन मिलते हैं जी, साल साल वन मिलते हैं और मिश्रित वन मिलते हैं। ये 3 प्रमुख प्रकार के वन मिलते हैं। तो यूँ कहिए कि हमारा एक सागौन का हमारी महत्वपूर्ण कमर्शियल प्रजाति है, वो भी है। साल भी कुछ क्षेत्रों में मिलता जी। है, और मिश्रित वन वहाँ पे जहाँ पे हमारे बहुत सारी प्रजातियाँ मिलती हैं, और कुछ हमारे जगह बांस का भी क्षेत्र मिलता है, जिसको हम ओवरलैपिंग वन क्षेत्र कहते हैं। जी, दूसरा आपने बताया कि प्रजातियां, हमने अभी बात बताया था कि करीब लगभग 2000 से अधिक वनों में मिलती हैं। जी, जो प्रजातियां यूँ कहिए कि विलुप्त होने की आपने कंगार पे बात की, उसके हम लोग संरक्षण के पूरे प्रयास कर रहे हैं, और ताकि उनका पूरा संरक्षण हो सके। और आने वाले हम कुछ ऐसी प्रजातियों को हम चिन्हित भी कर रहे हैं, जी, ताकि उनका हम संरक्षण कर सकें हैं। तो मध्य प्रदेश में स्थिति यूँ कहिए कि बहुत अच्छी है, और विभाग के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं निश्चित कि रूप हम से। जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं, या जिनको हम रेयर थ्रेटन्ड या स्पीसीज कहते जी। हैं, उनका भी हम संरक्षण करते हैं। और साथ साथ हमने अब हर साल नर्सरी उनकी तैयार कर रहे हैं, और ऐसी प्रजातियों को हम वनों में लगा भी रहे हैं। और प्रदेश में जो भी पौधारोपण होता है, उसमें हमारा प्रयास रहता है कि 50% से अधिक प्रजातियां मिश्रित हों, ताकि उसका लोग, वहाँ के स्थानीय लोग जो है उसका उपयोग भी कर सकें। निश्चित हमारी रूप जो लघु वन है, उसका भी हम उसमें रोपण करते हैं। तो यहाँ पर वन विभाग कोशिश भी कर रहा है कि जो पेड़ या जो जिस पेड़ की कमी हो रही है या जो विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि कई पेड़ हम देखते थे आज से 20 से 25 साल पहले जो जंगलों में पाए जाते थे, वो अब कम होते जा रहे हैं, उसको लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही है। तो उसको बचाने का प्रयास भी वन विभाग कर रहा है। आगे फिर चलेंगे सर के पास, समझेंगे और कुछ बारीकियाँ। लेकिन सर्दियों का मौसम है, और जब पर्यावरण संरक्षण की बात होती है तो इसमें कविताओं का जिक्र भी होता है, क्योंकि कवि जो होता है वो माहौल बना भी देता है। और शीत की यहाँ पर अगर हम बात करें तो शीत लहर का मौसम भी है, शीत हर तरफ चल रही है, गुलाबी ठंडक देखने को मिल रही है। तो शीत में किस तरीके से कविताओं से आनंद लेते हैं, सीधे चलते हैं हमारे मनोज जैन मधुर जी के पास। वरिष्ठ कवि हैं, लेखक भी हैं, लिखते भी हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, पेड़ों से सीधा जुड़ाव कवियों का भी रहा है, और जब प्रेम का जिक्र भी होता है तो उसमें प्रकृति ज़रूर आती है। मेरा ये मानना है कि प्रेम प्रकृति के साथ साथ जी। जो हमारे अभी डॉक्टर साहब ने वन संपदा की और वन की बात की है, जी, तो पर्यावरण के संरक्षण में कवियों का बहुत विशेष स्थान होता है, क्योंकि कवि की बात बहुत मारक तरीके से सीधी पहुंचती है। जी, तो आज क्यों ना मैं इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के और पूरे देश में और दुनिया में देखा जाने वाला ये कार्यक्रम है, मैं एक पर्यावरण को कविता समर्पित करता हूँ। प्रेम की कविता है तो मैं सुनाऊंगा ही। जी, जी, जी। तो आज एक पहला गीत यहाँ से आरंभ करता हूँ कि वृक्ष लगा कर इस धरती को आओ स्वर्ग बनाएं, क्या बात। पर्यावरण बचाएं साथी, पर्यावरण बचाएं। इनका स्वरूप हमारे कवियों ने, हमारी परंपरा ने क्या बताया है, मैं अपनी पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी। हरा भरा सोना है जंगल, इन्हें न हरगिज काटें, और कंक्रीट का जाल बिछाकर नहीं धरा को पाटें। ये तो शिव का वह स्वरूप जो हरते सदा अमंगल, स्वच्छ हवा और वर्षा का जल देते हमको जंगल। वो करते जो खिलवाड़ प्रकृति से उनको सबक सिखाएं, पर्यावरण बचाएं साथी, पर्यावरण बचाएं। वृक्ष लगा कर इस धरती को आओ स्वर्ग बनाएं, पर्यावरण बचाएं साथी, पर्यावरण बचाएं।
कि नदियों ताल नहर बांधों को मिलकर स्वच्छ बनाना, नदियों ताल नहर बांधों को मिलकर स्वच्छ बनाना। और जल है प्राणाधार हमारा, मिलकर इसे बचाना। क्या बात। रहे प्रदूषण मुक्त धरा यह और गगन यह अपना, रोग रहित जीवन जीने का टूट न जाए सपना। पर्यावरण बचा लेने का बीड़ा चलो उठाएं, वृक्ष लगाकर इस धरती को आओ स्वर्ग बनाएं। और गीत का अंतिम बंद संदेश दे रहा हूं मैं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और विश्व को और अपने आप सभी को। हमें सबको ऐसा करना चाहिए। समझे मित्र प्रकृति को अपना, इसका रूप मनोहर, आने वाली नस्लों की है पर्यावरण धरोहर। कि जल में थल में नभ में देखें कई जीव हैं ऐसे, संख्या बल में बहुत विरल हैं या विलुप्त हैं जैसे। तो होते हुए विलुप्त प्राणियों का जीवन सरसाएं, पर्यावरण बचाएं साथी, पर्यावरण बचाएं। वृक्ष लगाकर इस धरती को आओ स्वर्ग बनाएं, पर्यावरण बचाएं साथी, पर्यावरण बचाएं। क्या बात है। तो पर्यावरण बचाने के लिए हम सभी को काम करना होगा और यही कविता के ज़रिए संदेश भी है कि आने वाली पीढ़ी को अगर हमें एक बेहतर पर्यावरण देना है, एक बेहतर भविष्य देना है, तो उसमें प्रकृति का सहेज के रखना, प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो प्रकृति के संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और हम डॉक्टर दिलीप कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं वन विभाग के। डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। सर, यहाँ आपने भी वनों के संरक्षण की बात कही, कई जो पेड़ हैं जो विलुप्त हो रहे हैं उनके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन आदिवासियों को सीधे तौर पर रोज़गार से जोड़ने के लिए वन विभाग ने पहल की। लघु वनोपज संघ के ज़रिए जो है तमाम लोगों को जो जड़ी बूटियां जंगल से लेकर आते हैं, क्योंकि उनको पर्यावरण मित्र भी आपने बनाया, क्योंकि जंगल को वो ना सिर्फ बेहतर तरीके से समझते हैं बल्कि कहीं कटाई होती है तो उसकी जानकारी भी देते हैं और वो उनके पास एक आय का साधन भी बन गया। जी मैं आपने लघु वनोपज की बात कही है तो मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश की दृष्टि से यहाँ पे तेंदुपत्ता बहुत मात्रा में होता है और लगभग इसमें से 40 लाख लोग जो है तेंदुपत्ता संग्रहण में जुड़े हुए हैं। और इसमें आपको मालूम है कि तेंदुपत्ता का संग्रहण मई जून के माह में किया जाता है। इससे जो हमें जो आमदनी होती है उसका 75% वहाँ लोगों को बोनस के रूप में हम दे देते हैं और जो 25% राशि बनती है हम उसको 10% वहाँ पे क्षेत्रीय विकास के लिए देते हैं, 10% हम वनों के विकास के लिए देते हैं वहाँ पे क्षेत्रीय वहाँ जो हमारी जी, और 5% हम वहाँ पे ग्राम सभाओं को देते हैं ताकि वहाँ के क्षेत्रों में विकास हो सके जी। और ये देखा जाए बहुत बड़ी राशि होती है। आपने अभी पिछले साल ही देखिए कि हमने 2021 में करीब 264 करोड़ बोनस के रूप में उनको वितरित किया है जी। 2022 में भी हमने 317 करोड़ बोनस के रूप में वितरित किया है और इसका जो 25% राशि जो काफ़ी वो चाहे वृक्षारोपण के लिए हो चाहे वहाँ पे अधोसंरचना विकास के हो वो हम लोग काम करवाते हैं क्षेत्र में जी। और जो 5% राशि हम ग्राम सभा को देते हैं ये भी एक बहुत बड़ी राशि होती है। इस दृष्टि से जो हमारे प्रदेश में करीब 1072 हमारी जो प्राथमिक वनोपज समितियां हैं जिला स्तर पे हमारी जिला यूनियन है जिसको वहाँ पे डीएफओ साहब या वन अधिकारी उसका प्रबंध संचालक होते हैं जी। और प्रदेश स्तर पे लघु वनोपज संघ बना हुआ है जी। इसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों से जुड़ी राशि, अब जैसे हमारी एकलव्य शिक्षा योजना है जी। एकलव्य शिक्षा योजना के तहत हमारे आदिवासी भाई जो संग्राहक हैं तेंदुपत्ता उनके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, अब वो चाहे हाई स्कूल का बच्चा है तो उसको हम 15,000 देते हैं जी।
11वीं से 12वीं वाला बच्चा है, हम उसको 18,000 रुपये देते हैं। निश्चित रूप अगर हम ग्रेजुएशन करता है उसको 20,000 रुपये देते हैं। या कोई तकनीकी रूप से डिप्लोमा या कुछ करना चाहता जी। है उसको हम 60,000 रुपये देते हैं। इस तरीके से उनमें एक शिक्षा का एक काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो रहा है और लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। कई बच्चे भी ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी जॉब में भी हैं, कई प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं। तो ये एक हम प्रयास करते हैं। दूसरा हमारा अभी सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जी। जिसको तेंदुपत्ता श्रमिकों को एक श्रमिक के रूप में गैर रजिस्ट्रेशन करवाने के जी। लिए उससे भी उनको लाभ मिलता है। अभी एक भारत सरकार की प्रधानमंत्री बंधन विकास योजना भी 2017-18 से लागू की गई। जी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र में जो हमारे महिलाएं हैं, छोटे छोटे समूह बना करके जिसको हम स्व सहायता समूह बोलते हैं, जी जी, और उस स्व सहायता समूह करीब 15-20 महिलाएं होती हैं। तो एक 300 महिलाओं का एक क्लस्टर के रूप में हम उनको 15 लाख रुपए देते हैं। अच्छा। और 15 लाख रुपए हम उसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। उसमें लघु वनोपज क्या क्या वहाँ उपलब्ध होते हैं, उनको हम एक मार्केटिंग का सपोर्ट देते हैं ताकि वो लोग उसको अच्छा उनका मूल्य मिल सके। तो ये भी हम लोग प्रयास करते हैं कि बंधन विकास केंद्र का। जी। दूसरा हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण अभी जो तेंदुपत्ता के बाद अगर बात आती है, महुआ एक बहुत बड़ी प्रजाति। महुआ के बारे में आपने सुना भी होगा। जी जी। पहले महुआ को लोग केवल महुआ की शराब के लिए ही जानते थे, दृष्टिकोण जानते थे। लोग बोलते थे, तिरस्कार की दृष्टि देखते नहीं, भाई महुआ की शराब बनती है। बट ऐसा नहीं। अभी जो हमारी बहुत सारी शोध हुई हैं या देश स्तर पे या हमारे जो मध्य प्रदेश में एमएफपी पार्क बरखेड़ा पठानी है, जी जी, वहाँ पे महुआ के बहुत सारे उत्पाद बनाए गए। महुआ प्रास अभी एक हमने बनाया है। जी जी। वो एक हमारा जो च्यवन प्रास है उसी की दृष्टि से वैसा ही उत्पाद है, केवल बट उसमें महुआ है। महुआ एक मेन इंग्रेडिएंट है, कंटेंट है जी। और 4-5 में और हैं। तो बेटर देन यूँ कहिए कि हमारा जो च्यवन प्रास दूसरे हैं उससे भी अच्छा है। और ये महुआ जितने भी हमारे पौष्टिक तत्व हैं या हमारे जो मिनरल्स हैं वो पूरा भरपूर है। और कई जगह ट्रायल भी चल रहे हैं। उसको एक कुपोषण को दूर करने के लिए महुआ का वो जो दूर किया जाता है, निश्चित रूप से कुपोषण को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान सर महुआ का हो सकता है। शोध आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शोध भी चल रही है। तो दर्शकों, वनों के अंदर जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उन जड़ी बूटियों से जो है उनका बेहतर दोहन किस तरीके से हो सकता है, वनों को बचाने के साथ साथ उसका बेहतर उपयोग। और जो आदिवासी हैं, क्योंकि सर ने भी इस बात को कहा कि मध्य प्रदेश में 21% जो आबादी है वो ऐसे जंगलों या इन जंगलों के आसपास रहती है, जो जंगलों की न सिर्फ बचाने का काम करती है लेकिन जंगलों से उनका जीवन भी चलता है। तो जंगल और आदिवासी दोनों जुड़े हुए हैं। सर, एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि ट्रेनिंग की जो बात है, हम देखते हैं हर्बल मेले का आयोजन भी हर साल जो है वन विभाग करता है। तो जो औषधियाँ मिलती हैं और जो पुराने वैद्य हैं आदिवासियों में, कई बड़ी गंभीर और जटिल बीमारियों का रोग उन छोटी छोटी जड़ी बूटियों और पत्तों से मिल जाता है। देखो, ये भी एक बहुत अच्छा मतलब आपने बताया कि 2000 यूँ कहिए 5-6 से प्रदेश में हर साल एक हम अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन करते हैं। खासतौर आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में यहीं पे भोपाल में आयोजित होते हैं करते हैं। इस मेले में प्रदेश के ही नहीं वरन पूरे अन्य प्रदेशों के लोग, हमारे जो वैद्य लोग हैं, जो जड़ी बूटियों से बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, वो लोग आते हैं। कई बार विदेशों के भी लोग यहाँ पे मेला देखने आते हैं जी। उस मेले का उद्देश्य ही कि लोगों को प्रचार प्रसार करना है, लोगों को बताना है कि एक हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो वन मेला है उनके लिए एक प्लेटफार्म है। वो आते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि हमारे जो वनों में जो चीज़ें उपलब्ध है उसका हम और बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक तो प्लेटफॉर्म देते हैं। निश्चित रूप से सर लौटूंगा आपके पास। तो बात यहाँ पर हम वनों के संरक्षण की भी कर रहे हैं, हर्बल मेले की भी कर रहे हैं, और मनोज जैन जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी के पास चलेंगे। मधुर जी, आपको मनोज जी मधुर के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि आपकी वाणी भी मधुर है, जो कविताएं आप लिखते हैं वो भी मधुर है। तो एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
जी जी जी, नमस्कार। मैं गोकुल सोनी भोपाल से। जी गोकुल और जी। मैं मनोज जैन मधुर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अपने देश के माने हुए गीतकार हैं और जी एक गीत से भी मन नहीं भरा है। जी जी तो मनोज जी से अपेक्षा है कि एक दो सुंदर गीत और सुना दें जरा, जी तो आनंद आए थोड़ा। बहुत बढ़िया, वो हर क्षेत्र में लिखते हैं और अच्छा जी। लिखते हैं, पर्यावरण में लिखते हैं, प्रदूषण में लिखते हैं, ठंड पे लिखा है इन्होंने और बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक गीत, जी एक दो गीत कम से कम मनोज जैन मधुर और सुना दें तो मजा जी आ जाए। जी। तो धन्यवाद। लोगों को सर शीत लहर में आनंद भी चाहिए और बिल्कुल उसी आनंद के। आदरणीय सोनी जी ने याद किया इस जी कार्यक्रम जी। में, और बड़े स्तर पर उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ कहा, मैं आपको इस दृष्टि से, दरअसल पर्यावरण, प्रकृति और प्रेम प्रेम। तो कवि मूल रूप से लिखता ही लिखता है। जी और मैं आज कुछ दो प्रेम गीत सुनाता हूँ आपको। जी। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे मिल रहे हैं हम, तो जब मुलाकात होती है तो कितना मन प्रसन्न हो जाता है, अच्छा लगता है। जी साहब ने भी कितनी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां दी हैं। जी तो अब एक गीत में प्रस्तुत कर रहा हूँ जी जी कि आज किसी से मिलकर यह मन, आज किसी से मिलकर यह मन जी भर बतियाया, लगा कि जैसे हमने अपने, लगा कि जैसे हमने अपने ईश्वर को पाया, आज किसी से मिलकर यह मन। मिलते हैं तो कैसा लगता है? स्वप्न गगन में मन का पंछी उड़ता चला गया, क्या बात। स्वप्न गगन में मन का पंछी उड़ता चला गया, ओ बतरस के अपने पन से मन जुड़ता चला गया, लगा कि जैसे किसी मीत ने प्रेम गीत गाया, आज किसी से मिलकर यह मन जी भर बतियाया, क्या बात है सर। लगा कि जैसे हमने अपने ईश्वर को पाया। वो अनुभूतियाँ कैसा लगता है, इस बंद में प्रस्तुत करता हूँ। जी जी एक पहर में कसम उठा ली युग जी लेने की, क्या बात। एक पहर में कसम उठा ली युग जी लेने की, ओ पीड़ा का विष मिले जहां मिल जुल पी लेने की, ओ उमड़ा प्रेम मिल भाव परस पर, उमड़ा प्रेम मिल भाव परस पर, पल पल गहराया, क्या बात है। आज किसी से मिलकर यह मन जी भर मुस्काया। वो गीत का संसर्ग बंद देखिए। जी संदर्भों से जुड़े देर तक कहाँ कहाँ घूमे, क्या बात। संदर्भों से जुड़े देर तक कहाँ कहाँ घूमे, ओ मेहंदी रची हथेली छू कर मन अपना झूमे, ओ मोहक मुस्कानों का मन को, मोहक मुस्कानों का मन को पर्व बहुत भाया, क्या बात है, क्या बात है। आज किसी से मिलकर यह मन जी भर बतियाया, लगा कि जैसे हमने अपने ईश्वर को पाया, आज किसी से मिलकर यह मन जी भर बतियाया। क्या शानदार कविता सर ने यहाँ पर बताई है कि किसी से मिलने के बाद जो मन है वो किस तरीके से बतियाता है।
तो वो बतियाना, महसूस करना, और प्रकृति से भी अगर आप प्रकृति को महसूस करने लगे तो प्रकृति भी आपसे बहुत कुछ कहती है। बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी, संरक्षण के लिए काम करना होगा, और जब पेड़ के नीचे आप बैठेंगे ना तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। तो इसलिए आज हम कविताएं भी लेकर आए हैं, और बात वनों के संरक्षण की भी हो रही है और किस तरीके से वन विभाग इस पर काम कर रहा है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। सर, लौटूंगा आपके पास, दोबारा से एक कविता आपके पास फिर सुनेंगे हम। धन्यवाद। प्रेम रस की, श्रृंगार रस की, वीर रस की कविताएं भी आप लिखते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार बना हुआ है, हमारे साथ हरिशंकर पांडे जी जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरिशंकर जी आपका दूरदर्शन में। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर, आज बात हम पर्यावरण संरक्षण की कर रहे हैं, तो ऐसे में मौसम का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिना पेड़ों के मौसम की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। तो सर, जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर जानकारी चाहूँगा, क्योंकि शीत का मौसम है और कहा जा रहा है कि इस बार ठंड में बरसात भी देखने को मिलेगी, मतलब नए साल का आगाज बरसात के साथ भी होगा। बिल्कुल सही है कहना आपका जी। लेकिन हम मोटे तौर पर देखें तो जो मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है जी और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ रही है जी और सर्दी हो या फिर बारिश हो, इनके दिनों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है जी। तो कुल मिला के जो पृथ्वी पर है वो धीरे धीरे गर्मी का वातावरण बढ़ रहा है और ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। जी। एक चीज हम जरूर कहेंगे कि अभी चूंकि सर्दी का ये अब सर्दी को अपने चरम पर होना चाहिए जी। अभी के दिसंबर और जनवरी के महीने में जी कड़ाके की सर्दी होनी चाहिए, जो कि सभी के लिए हित में भी होता है। जी, निश्चित रूप से देखें फसलों के लिए और पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, तो ऋतुओं के अनुसार यदि मौसम का मौसम चक्र नहीं रहेगा जी जी तो कई तरीके की हमको दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अभी जो दिसंबर का महीना है, आप देखेंगे कि उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ कल से सक्रिय हो रहा है। जी जी। और इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण देश के मध्य क्षेत्र में, यानी कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इसमें पूर्वी और पश्चिमी हवाओं का सम्मिश्रण हो रहा है। जी जी। और इसके कारण खासकर जो ईस्ट एमपी है, जी, यहाँ पे साल के शुरुआत में यानी 1, 2, 3, 4 जनवरी को जी जी बूंदाबांदी, गरज चमक और ओलावृष्टि होने की संभावना दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से। तो एक बार मौसम में परिवर्तन फिर से जनवरी के पहले सप्ताह में या नए साल के पहले सप्ताह में दिखाई दे रही है। जी सर, एक चीज़ और समझना चाह रहा था, जैसे कि आपने भी बदलते मौसम पर चिंता जाहिर की है, क्योंकि आप मौसम को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, और आपने इस बात का जिक्र भी किया कि जो ऋतुएं हैं वो अपना समय परिवर्तित कर रही है, गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं। तो सर, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि यहाँ एक चिंता की बात भी अब लोगों को समझना होगा और पर्यावरण की दिशा में कदम आगे बढ़ाकर संकल्प लेना होगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए और रोज़ एक ऐसा काम करें जिससे आप पर्यावरण को संरक्षित कर सकें? हाँ, देखिए, जैसे कि कहा जाता है अमूमन कि हम एक कुछ और नहीं कर सकते तो एक पेड़ तो जरूर लगा सकते हैं। जी। एक पेड़ लगा सकते हैं, एक पेड़ का संरक्षण कर सकते हैं। जी। यदि हम सब इतना भी मिलके करें तो इतने देशवासी हैं कि पर्यावरण के साथ हम जरूर लड़ सकते हैं जी। उसको ठीक रखने की कोशिश के दिशा में। जी। तो ये सब हमको करना चाहिए, लेकिन ये इसका जो असर है वो एकदम से दिखाई तो नहीं देता। हो सकता है यह पीढ़ी जो है इसका असर न भुगते, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं, यदि हम अभी भी ध्यान नहीं दिए तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं दे पाएंगे। इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए और उस दिशा में काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर मौसम विभाग से थे, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि यहाँ पर जो है मौसम में तेज़ी के साथ परिवर्तन आ रहा है, नए साल का आगाज़ होगा तो यहाँ पर बरसात भी कई जगह देखी जाएगी, खास तौर पर ईस्ट एमपी में। लेकिन सवाल यही है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो काम हो रहा है उसमें हम सबको भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा, तभी जाकर हम पर्यावरण का जो संरक्षण है वो कर सकते हैं। हमारे साथ मधुर जी कभी लगातार बने हुए हैं। मनोज जैन जी के पास चलेंगे। सर, बात पर्यावरण संरक्षण की हो रही है, प्रेम की हो रही है, तो कुछ कविताएं और चाहूँगा सर। बिल्कुल, देखिए संरक्षण की बात है और मेरा उद्देश्य ये है कि जब हम किसी कार्यक्रम में हैं तो एक संदेशप्रद संदेश देने की बात है और पूरा प्रदेश इस बहाने देखता है, सुनता है। तो मैं 2 गीत इसी क्रम में पढ़ता हूँ। एक आपने पर्यावरण की बात की है और एक मैं शीत ऋतु जो समय चल रहा है तो मैं प्रस्तुत करता हूँ।
कि जाड़ा पसार रहा धरती पर पाँव, वो पीपल के पत्तों से कांप रहेगा। क्या बात है। जाड़ा पसार रहा धरती पर पाँव, पीपल के पत्तों से कांप रहेगा। बहुत खूब। सर्वत्र प्रदेश में यही मौसम है। बिल्कुल। का पंक्तियों में किस रूप में मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि रातें खड़ी लिए कर में कमान, वो छोड़ रही शीत लहर चुपके से बाण, घुटनों से जकड़न खेल रही खेल, ओ पाला निकाल रहा फसलों का तेल, लगने को आतुर है जीवन का दाव, जाड़ा पसार रहा धरती पर पाँव, पीपल के पत्तों से कांप रहेगा। जाड़ा पसार रहा धरती पर पाँव, कि जाड़े में सूरज का बदला स्वरूप, और सेक रहा अपनी ही किरणों की धूप। जाड़े में सूरज का बदला स्वरूप, और सेक रहा अपनी ही किरणों की धूप। ठिठुरी सी नदी लगे ठिठुरे पहाड़, सूरज को देख मारे जाड़ा दहाड़। क्या बात है। और ढूंढ रहा छिपने को कोहरे में ठाव, जाड़ा पसार रहा धरती पर पाँव, पीपल के पत्तों से कांप रहेगा। ओ छेड़ रही पछुआएं धरती पर तान, ओ दांत सभी नाच रहे बोराए प्राण, ओ आंखों में झांक रहा हौले से कौन, आंखों में झांक रहा हौले से कौन, ओ टूट रहा जाड़े में संयम का मौन। कि छेड़ रही पछुआएं धरती पर तान, दांत सभी नाच रहे बोराए प्राण, आंखों में झांक रहा हौले से कौन, ओ टूट रहा जाड़े में संयम का मौन। ओ सजनी सी धूप लगे सौतन सी छाँव, जाड़ा पसार रहा धरती पर पाँव, पीपल के पत्ते से कांप रहे गाँव। और अंतिम बंद देखिए, जाड़े में पूरी प्रकृति का वर्णन कम शब्दों में यदि करना हो तो कुछ उपमेय उपमान प्रयोग करना पड़ते हैं। देखेंगे, जाड़ा दुशासन सा खींच रहा चीर, ओ छलका है कुटियों की आंखों में नीर, ओ धरती की छाती पर कौन दले मूंग, कलरव को जाड़े का कलरव को लगता है सांप गया सूंघ, ओ बोले मुंडेर पर कागा न काँव, जाड़ा पसार रहा धरती पर पाँव, पीपल के पत्तों से कांप रहेगा। क्या बात है सर। तो पीपल के पत्तों से गांव जो है कांप रहे हैं, और यही बात जो है मधुर जी ने अपनी मधुर वाणी से कही है। लेकिन ये पाव जिस तरीके से पहले कांपते थे ना, वैसी सर्दी इस बार कम पड़ रही है, ये चिंता की बात भी है। और यही कारण है कि बात हम वनों को बचाने की भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार जी, उनके पास भी चलेंगे। एक कॉलर मेरे साथ जुड़ रही है, रागनी जी मुरैना से। बहुत बहुत स्वागत है रागनी जी आपका। जी नमस्कार सर। जी सवाल पूछिए। जी सर, मुझे ये जानना था कि मौसम के साथ साथ जलवायु में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं जी, तो सर क्या उससे कोई हमारे जो जंगल है उन पर प्रभाव पड़ रहा है? जी सर, दिलीप जी आपसे ही सवाल, डॉक्टर साहब के पर्यावरण बदल रहा है। और रागनी जी आपका ये सवाल बिल्कुल मुनासिब है, और ये प्रदेश में नहीं देखा जाए कि पूरे विश्व में आज हम क्लाइमेट चेंज की या जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। और जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है, निश्चित रूप से वो वनों से या पर्यावरण से जुड़ा रहता है और बहुत एक अहम रोल अदा करते हैं।
और इसके लिए विश्व और हमारा प्रदेश पूरा चिंतित है। और एक हम पूरे देश में पहल चलाई जा रही है जी कि जैसे भी पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि भाई पौधा हमें लगाना है। जी पौधे एक हमारे जो कार्बन का सिंक का काम करते हैं। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा तापमान वायुमंडल का बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। और प्रभाव जो आम जन को या हमारे रूटीन उसमें देखने को धीरे धीरे मिलने लगे हैं। अब अगर हम कृषि की बात करते हैं, अगर उनको अनुकूल टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी उत्पादकता पे अंतर पड़ता है। निश्चित रूप से हमारे अगर जो वन है उनको अगर अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से असर पड़ता है। इसलिए पौधा लगाना बहुत बहुत अहम बात है। और हमारी जो वन नीति है वो 1952 से लेकर के या 1988 से लेकर जो भी है, हर जगह हम बात करते हैं कि हमारा जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है कम से कम 33% वन होना चाहिए। जी मध्य प्रदेश गौरवशाली कहिए या भाग्यशाली चाहिए कि यहाँ पे हम 30% वन हैं। लेकिन चिंता का सबब जरूर है जी। आप हम ग्लेशियर पिघलने की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्रीन हाउस की इफेक्ट की बात करते हैं, तो उन सभी का अगर असल में कोई सॉल्यूशन अगर है जी और अगर मिलता है तो हमें पौधारोपण से ही मिल सकता है। तो हमें पौधारोपण करें। और सबसे बड़ी बात है हमारी एक लाइफ स्टाइल, हमारी जो जीवन शैली ऐसी होना चाहिए कि कम से कम ऐसा काम करें कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो, जिसको हम बोलते हैं कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिकार्बोनाइज करें। तो हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो रहने की स्थिति है, वो ऐसा करें कि कम से कम हमारे पर्यावरण को नुकसान हो, तभी हम बचा सकते हैं। और ये एक दिन का नहीं, हमारी एक लंबी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मतलब पूरी बनी हुई और इस पे प्रयास भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरीके अगर प्रयास निरंतर जारी रहेंगे तो हम लोग कर सकेंगे। निश्चित रूप से अभी COP28 जो अभी दुबई में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भी यही चिंता जाहिर की कि हमारे जो एनर्जी के स्रोत हैं जी वो एनर्जी के स्रोत ऐसे इस्तेमाल करें जिससे कम से कम हमारे पर्यावरण पे या उस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो चिंता का विषय तो जरूर है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक जी जबलपुर से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर से जी कि वनों को पानी ज्यादा से ज्यादा मिले, जल्दी से जल्द बड़े हों और पर्यावरण अच्छा हो जाए, इसके लिए पानी की आपने क्या व्यवस्था की है वहाँ पर? कुछ ऐसा साधन है वहाँ ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी मिले, वन जल्द से जल्द बने, पेड़ पौधे सूखे ना, अच्छी हवा मिले यहाँ शहर में हम लोगों को, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? ये आपका बिल्कुल सवाल सही कि पहले तो वनों का संरक्षण करेंगे तो पानी का संरक्षण भी होगा। और पानी का संरक्षण कई बार हो जाता है कि अगर हम वनों की संरक्षण कर लेते हैं, क्योंकि पानी को रोकने की या मृदा को कटाव को रोकने की क्षमता हमारा किसमें है? वनों में है या पौधारोपण में ही करते हैं। जी जी। अगर बात करें कि हम पानी के संरक्षण की बात क्या कर रहे हैं, उसके लिए भी वाटर हार्वेस्टिंग के हम चाहे रूप वाटर हार्वेस्टिंग घर से लेकर के मतलब घर का खेत का पानी खेत में होना चाहिए, उस पर भी प्रयास करेंगे कम से कम हमारा जो वर्षा ऋतु होती है उसका अधिक से अधिक पानी हम उसको हार्वेस्ट कर सकें, जल संचय कर सकें। बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन उसका भी सबसे हल है कि हम पौधारोपण भी करें। हम जब पौधारोपण करते हैं प्रयास करते हैं कि अगर पानी का स्रोत है वहाँ पे अगर सिंचाई की व्यवस्था करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ या बढ़वार अच्छी हो, कम समय में उनकी वृद्धि अच्छी हो जाए। तो प्रयास तो किए जा रहे हैं, बट हाँ पौधारोपण की सफलता भी पानी पे निर्भर करती है। तो ये चीज़ें पूरे हर जगह पूरे प्रदेश में प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मैं सभी को बताना चाहूँगा कि पानी संरक्षण जीवन का एक मूल आधार है। अगर हमने पीने के योग्य पानी की बात करें तो पृथ्वी पे जो कुल उपलब्ध, वैसे तो कहते हैं कि 2/3 पृथ्वी का पूरा जल से भरा हुआ, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है। और उसमें से जो हम ग्राउंड वाटर की बात करें या जो वर्षा ऋतु का, मुश्किल से 5-6% पानी है जो पीने योग्य है। उसका भी 80% करीब 90% हमारा कृषि में उपयोग होता है। तो पानी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसको हमें संचय करना चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और सुरक्षा के साथ हमें किफ़ायत उसका उपयोग करें
ताकि हम उसका वाटर को वेस्ट ना करें। मतलब मेरा सभी से अपील है कि निश्चित रूप से। तो दर्शकों, यहाँ पर अपील ये भी है सर की कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आपको जल संरक्षण भी करना है, क्योंकि जल और पेड़ सीधे तौर पर जुड़े हैं और मानव भी इससे जुड़ा हुआ है। तो जब मानव की बात आती है तो मानव को सीखने के लिए, समझने के लिए, आनंदित रहने के लिए कविताओं की ज़रूरत भी पड़ती है। और जब मन आनंद से प्रफुल्लित होगा तो जो व्यक्ति है वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे भी बढ़ेगा। तो कहते हैं ना, पर्यावरण से प्रेम हो जाए तो सारी बात बन जाती है, क्योंकि प्रेम चीज़ ही ऐसी है कि जिसको ये रोग लग जाता है तो वो ठीक नहीं होता। तो हमारी भी कोशिश है कि आपको पर्यावरण संरक्षण का प्रेम रोग लग जाए, लेकिन कवि प्रेम को कैसे समझाते हैं वो भी हम मधुर जी से समझेंगे। मनोज जैन, मधुर जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जी मनोज जी। बहुत ही बढ़िया अभी साहब ने उत्तर दिया, और मेरा मन है कि तात्कालिक कविता जी जो आंसू कविता के रूप में सामने आना चाहिए जी। इस विषय पर, जी। ताकि हम कुछ संदेश दे सके। जी तो एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। कि बस थोड़ी सी कोशिश भर में छिपा हुआ है हल, अगर सहेगी आज बूंद तो बचा रहेगा कल। क्या बात है। बस थोड़ी सी कोशिश भर में छिपा हुआ है हल, अगर सहेगी आज बूंद तो बचा रहेगा कल। बची रहेगी रंगत रौनक धरती की हरियाली, फूल पाखुरी डाली बेलें तितली रंगों वाली। बचा रहेगा खगकुल गौरव, बची रहेंगी पाखें, और बचे रहेंगे सपन सजीले सपनों वाली आंखें। बूंद बूंद संचय करने की हम सब करें पहल, अगर सहेजी आज बूंद तो बचा रहेगा कल। क्या बात है। एक बंद देखिए जी बचा रहेगा चंदा सूरज हिमनद जंगल बादल। क्या बात है। बचा रहेगा बंसी का स्वर, बचा रहेगा बंसी का स्वर, बचा रहेगा मादल। बची रहे मुस्कान अधर की, बची रहे अभिलाषा, और रहे धरा पर इतना पानी, रहे धरा पर इतना पानी, रहे न कोई प्यासा। नदियां भी हो पोखर भी हो, कहीं न हो मृग जल। क्या बात है। बूंद बूंद संचय करने की हम सब करें पहल। अंतिम संस्पर्श देते हुए 3 पंक्तियां और प्रस्तुत करता हूँ। जी जी। बची रहेगी धरती अपनी और गगन हम सबका, आने वाले सुख भोगेंगे संचय के इस तप का। बूंद बूंद संचय से हम सब इतना जोड़ सकेंगे, सूरज के गुस्से की गर्मी हंस हंस ओढ़ सकेंगे। दृढ़ संकल्पित मन का होता है दृढ़ संकल्पित मन का होता है अभियान सफल। बस थोड़ी सी कोशिश भर में छिपा हुआ है हल, क्या बात। अगर सहेजी आज बूंद तो बचा रहेगा कल। सर, बचा रहेगा कल, यहाँ पर बूंदों को सहेजना जरूरी है, मतलब पानी को आपको बचाना है। सर, कार्यक्रम की अंतिम बेला में है सर, तो जाते आते आपसे संदेश भी चाहूँगा, क्योंकि कविताओं के जरिए तो आपने काफ़ी कुछ संदेश दिया है, लेकिन फिर भी जो हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने प्रतिवर्ष, अब आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत जन्म दिवस से की थी, तो मैंने हर जन्म दिवस पर एक वृक्ष लगाया है, पौधा लगाया है, और उसको नियमित रूप से उसकी देखभाल की है। और अभी मैंने अपनी फेसबुक पर 2 चित्र अपलोड किए हैं, ये संदेश देने के लिए कि यह काम हम में से हर एक को करना चाहिए, ताकि प्रकृति हमारी हरी भरी रहे वृक्षारोपण के माध्यम से, और पर्यावरण बहुत सुखद रहे। और आज के कार्यक्रम में मेरा संदेश यही है कि हम में से हर एक पानी को भी सहेजे और वृक्षों की भी देखभाल करें। पर्यावरण को जहाँ जहाँ हमें अवसर मिलता है, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए। तो पर्यावरण को प्रेम करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण को प्रेम अगर कर लिया तो आने वाला भविष्य जो है आप आनंदित रहेंगे।
और हमारे साथ डॉक्टर दिलीप कुमार जी लगातार बने हुए हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं वन विभाग मध्य प्रदेश शासन के। सर, लगातार आप भी पर्यावरण संरक्षण के लिए विभाग से इतर किताबों के जरिए भी लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किताब भी आपने लिखी है, क्या उसका मर्म है वो भी जानना चाहूँगा। अभी हम लघु वनोपज की बात कर रहे थे, तो लघु वनोपज संघ के द्वारा एक किताब कंपाइल लिखी गई है, जिसमें हमारी जो प्रदेश में 32 लघु वनोपज हैं जिसको सरकार के द्वारा MSP दी जाती है, या यूँ कि उनका मूल्य निर्धारित किया गया है ताकि उनको स्थानीय लोगों को उचित मूल्य ना हो सके, वहाँ से उनका शोषण ना हो सके। तो ये IFM जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है उसके द्वारा लघु वनोपज संघ ने ये किताब पहली बार मध्य प्रदेश में कंपाइल किया है, जिसका है रैपिड असेसमेंट ऑफ प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश। और इसमें महुआ के बारे में भी है और जो 32 प्रजातियां मिलती हैं, ये इसका पूरा विवरण है। इस प्रकार से करीब मध्य प्रदेश में 16 लाख कुंटल उसका उत्पादन अनुमानित होता है। इसमें से करीब 9 लाख कुंटल महुआ होता है। जैसा हम अभी अपनी बात में बता रहे थे, महुआ का भी काफ़ी बहुत बड़ा रोल है हमारे आदिवासियों के लिए, जिसका लोग संग्रहण करते हैं। और हमें सभी से अपील है कि वनों के संरक्षण के साथ साथ लघु वनोपज का जो दोहन है उसको संतुलित ढंग से सस्टेनेबल तरीके से करें ताकि आने वाली उसको पीढ़ी को मिल सके। और एक जो खास बात है, हमें यहाँ पे प्रदेश में 15,000 से अधिक हमारी जो संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ हैं, वो हमारे डे टू डे प्रतिदिन उसके हमारे कार्यों में वनों के संरक्षण में सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह के सहयोग करते रहें। और जो स्थानीय लोग हैं, पानी के संरक्षण के लिए जो समय समय पे प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सहयोग करें। और बहुत आज अच्छा दिन है, साल का लगभग अंतिम पखवाड़ा है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो 2023 में जो किया है, जो वनों का संरक्षण या जो पानी की बचत के लिए प्रयास करें उसको आगे जारी रखें। और ख़ास तौर पे घरों में जो पानी उपयोग होता है उसको हमारे बच्चे हैं या छोटे जो लोग हैं उसको टेप का जो पानी है को सही ढंग से उपयोग करें। निश्चित रूप से सर, बूंद बूंद अपन ने संरक्षित कर ली तो पानी बचा लिया तो जंगल जमीन सारी चीज़ें बचेंगी, क्योंकि पानी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन सर, अगर हम बात करें आदिवासियों की, तो आपने भी जिक्र किया और पहले भी मैंने बात की कि हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर लगातार वन विभाग काम कर रहा है। और जो वन मेले का आयोजन होता है उसके बारे में भी आप बता रहे थे कि लगातार जो वैद्य रहते हैं जंगलों में उनको एक बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए वन मेले का आयोजन किया जाता है। तो उसके ज़रिए कैसे इनको रोज़गार से जोड़ रहे हैं और जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका बेहतर उपयोग लोगों तक भी पहुँचे, क्योंकि विदेशों से तक जो मेहमान हैं वो इस वन मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। हाँ, जैसा भी मैं बात कर रहा था कि हमारे मध्य प्रदेश में जो है MFP पार्क, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर, एक बरखेड़ा पठानी में हमारा एक यूँ कहिए कि आयुर्वेदिक फैक्ट्री है जिसमें करीब 300 से अधिक आयुर्वेदिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उसमें से महुआ प्रास भी एक है। और प्रदेश में जो आयुष विभाग को जितनी भी दवाओं की ज़रूरत होती है उसके लिए बरखेड़ा पठानी सप्लाई करता है। जहाँ तक बात की इनका रोजगार से क्या संबंध है, तो बहुत सारे करीब हमारे यहाँ पे कुछ ग्रोवर्स हैं प्रदेश में जो पौधे ग्रो करते हैं, वो उसका रॉ मटेरियल यहाँ पे सप्लाई करते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो सके बेच करके। तो करीब 1-1.5 करोड़ का तो लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल हम लोगों ग्राम समितियों लोगों से खरीदते भी हैं। तो एक तो तरीका ये, कुछ लोगों को उनको प्रशिक्षित भी किया जाता है जो हर्बल उत्पाद की या यूँ कहिए कि जो कुछ खेती करना चाहते हैं जड़ी बूटियों की, उसको भी हम प्रशिक्षित करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कर सकें। दूसरी बात है, अब कई जगह आपने देखा यहाँ पे जोन बने हुए हैं। आप उधर हम रतलाम साइड जाएं तो आपका सुगंधा मिलता है, ग्वालियर साइड जाएं तो आंवला वगैरह की बात करते हैं, सीधी वगैरह ये रीवा की तरफ जाए तो हम दूसरी बात करते हैं। तो हमारे जो जोन बने हुए और हमारी करीब 8-10 यूँ कि ये पारंपरिक मार्केट है। अब नीमच में प्रदेश की नहीं पूरे देश की बहुत बड़ी हर्बल मंडी है जहाँ पे करीब करोड़ों का बिजनेस होता है।
और यहाँ पे प्रदेश में ही मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा, जी जी करीब 10,000 करोड़ का जी परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से इसमें व्यापार होता है, उसके लोग रोजगार भी उनको मिलता है जी। और अपार संभावनाएं हैं। अब चूंकि इनिशियली इसमें कास्ट लगती है, थोड़ा सा इनपुट लगता है, लेकिन कुछ लोग आगे आ रहे हैं, इसको खेती भी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भविष्य में आपको मालूम है कोरोना काल में सबको मालूम हुआ है कि आयुर्वेद का क्या महत्व है, आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ बहुत बड़ा महत्व है, तो लोग आगे आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग हर्बल की तरफ बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सर, हर्बल की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर लोग। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो हर्बल प्रोडक्ट्स भी जो है वनों से मिलते हैं और इसलिए इनको हर्बल कहा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आपको, हम सबको मिलकर काम करना होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।